हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अबाउट द कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स से जो कंपाउंड बनते हैं या कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें हमने देखा था कि अगर डी ऑर्बिटल क्या है, पार्शियली फिल्ड है और कॉम्प्लेक्स बनने में क्या होता है, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द टू सेट T2g एंड Eg इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, राइट। तो अगर पॉसिबिलिटी है डी डी ट्रांजिशन की, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा सकता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, राइट। और हमने देखा था अगर D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तब भी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इस टाइप के जो कंपाउंड हैं दे आर कलरलेस, राइट। इसके बाद है मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर हम मेज़र करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। तो जो भी कंपाउंड हैं अगर उसमें क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, या अगर हम एलिमेंट की बात करें, आयन की बात करें, तो अगर उसमें क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ n जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर मेटल या उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर n क्या नहीं है, n की वैल्यू 0 है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं, तो वो कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, सिंपल, राइट। तो आप देख सकते हैं, आप Fe2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये काउंट कर सकते हैं, Fe3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी आयंस में भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का बोर मैग्नेटॉन Bm, और 1 Bm इज इक्वल टू होता है EH/4πmc। E क्या है आपका, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π तो आपको पता है, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, इनको अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सो यू विल गेट दिस नंबर 9.24 इंटू 10⁻⁻24, ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट निकल के आती है, राइट। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्स में हम पूरा एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक से चीज़ ये है, क्योंकि डी और यहाँ पर जो एलिमेंट हैं उनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आपने देखा है कि जी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल एक सिंपल रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, राइट। तो ये बना देता है, रिडक्शन होके ये बन जाता है ईथेन, राइट। तो जो कैटालिक प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है, मतलब क्यों ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, और आपने कैटलिस्ट भी पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या कहा है, जो कैटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं विद द रिएक्टेंट, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे आर रिकवर्ड। तो ऐसा ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे कर पाते हैं, इसका भी वही आंसर है, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल जो अवेलेबल हैं वैकेंट, उसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ ये क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, राइट। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिंक है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट का हमने एक डेफिनेशन ये देखा था कि अगर उसकी ग्राउंड स्टेट है या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आपको पता है जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, इनमें से किसी में भी जो डी ऑर्बिटल हैं वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सो इट इज़ 3d10 4s2,
और अगर आप जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इट इज़ 3d10। तो दोनों ही केसेस में जो d ऑर्बिटल्स हैं दे आर कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब वैकेंट d ऑर्बिटल आपकी यहाँ इस केस में नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी वो बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ मैच करती हैं, इसलिए राइट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो Cr2 पॉजिटिव है और Mn3 पॉजिटिव है, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, आप देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, राइट। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। तो अगर आप क्रोमियम 2 देखोगे तो ये d4 बन जाएगा, और अगर आप मैंगनीज 3 देखोगे तो ये भी बन जाएगा d4। ऐसा होने के बावजूद भी जो क्रोमियम है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो मैंगनीज 3 पॉजिटिव है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब है जो Cr2 पॉजिटिव है वो चेंज होता है किसमें, Cr3 पॉजिटिव में आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होने का मतलब है जो Mn3 पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्यों एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, Chromium 2 positive is a reducing agent because its configuration changes from 3d4 to 3d3। जब भी क्रोमियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इस केस में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3। और ये जो 3d3 है ये अपने आप में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि जो d ऑर्बिटल हैं वो टूट जाते हैं किसमें, Eg एंड T2g में, और Eg में आपको पता है 2 ऑर्बिटल हैं, और T2g में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, और जो T2g है वो लोअर एनर्जी वाले हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें चला जाता है, राइट। और एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें चला जाएगा तो आप देख सकते हैं जो T2g है वो हाफ फील्ड है, मतलब ये स्टेबल है, दैट्स वाई Cr2 पॉजिटिव एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद आप देखिए Mn3 पॉजिटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब है Mn3 पॉजिटिव will accept an electron and will change into Mn2 पॉजिटिव, राइट। तो जब ये ऐसा करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5, 3d4 से ये हो जाता है 3d5, और ये स्टेबल है अगेन, क्योंकि ये स्टेबल है ये भी हाफ फील्ड है, दैट्स वाई दिस Mn3 पॉजिटिव एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसके साथ साथ इनके सपोर्ट में हम कुछ और एविडेंस दे सकते हैं, वो ये है कि अगर Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव आप रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो ये है -0.41, और अगर आप Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव आप रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो ये है 1.57, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पॉजिटिव में, मतलब उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस। तो ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है रिड्यूस होने की, Mn3 पॉजिटिव की Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो रहा है। इसके अगेंस्ट अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, Cr2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव में अगर चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे तो वो हो जाएगा 0.41 वोल्ट, केवल हमने साइन चेंज करना है। तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो बेसिक डेफिनेशन है ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें इन्वॉल्व।
In addition to ionization enthalpy, the factors such as enthalpy of sublimation, hydration enthalpy, etc. determine the stability of a particular oxidation state. बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल M is changing into Mn पॉजिटिव आफ्टर द लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन, तो ये जो n पॉजिटिव आपको मिला है ये कितना स्टेबल होगा, ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो सारी चीज़ें क्या है भाई, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, राइट। इसके साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी तो है ही है। तो आप देखिए मेटल को ग्राउंड स्टेट से किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होना है, और अगर ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, अगर ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर लगेंगे। देखिए पहले तो जो मेटल सॉलिड स्टेट में है वो चेंज होगा गैसेस स्टेट में। इसका क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब, मान लीजिए कोई ब्लॉक ऑफ मेटल है, राइट, तो इसमें कई सारे एटम क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, राइट। तो पहले इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, isn't it? That is the property of a single element. तो पहले इन सारे एलिमेंट को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने का मतलब है ये सॉलिड स्टेट से अभी किस में आ गए हैं, गैसियस स्टेट में, तो यहाँ कुछ एनर्जी लगेगी, राइट। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसके बाद जब मेटल गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है तब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मेटल इन गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा व्हाट, M+G, मतलब कैटायन बन जाएगा। तो यहाँ ये जो एनर्जी लगती है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। लगभग ऐसी ही चीज़ें हमने पहले देखी थी इन द बॉर्न-हैबर साइकिल, राइट। तो बॉर्न-हैबर साइकिल में भी हमने लगभग ऐसी चीज़ें देखी। इसके बाद ये जो कैटायन बना है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो किस में हो रहा है, एक्वस मीडियम में, तो ये कैटायन जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब जाके ये बनाएगा M पॉजिटिव एक्वस, राइट। यहाँ जो एनर्जी का चेंज है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप देखिए जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ एंडोथर्मिक। ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है ये है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, और लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का चेंज अगर हम देखेंगे तो इन तीनों को हमने जोड़ देना है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा चेंज व्हेन द मेटल इज चेंजिंग इनटू अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस मीडियम, राइट। Metal from the solid state is changing into a particular oxidation state in the aqueous medium. ये ओवरऑल क्या बताएगा आपको, चेंज बताएगा, राइट। तो जितना कम इसमें होगा एनर्जी चेंज, द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अब ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, अलग अलग मेटल के लिए ये जो एनर्जी चेंज है ये अलग अलग है। मान लीजिए F चेंज हो रहा है, Fe चेंज हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में इन द एक्वस मीडियम, तो यहाँ डेल्टा H की कुछ वैल्यू आएगी। अगर Fe चेंज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, तो यहाँ डेल्टा H की कुछ वैल्यू आएगी। Fe2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, तो यहाँ कुछ और वैल्यू आएगी। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, जिसके लिए
ये जो वैल्यू होगी डेल्टा एच की, इन सब का सम वो क्या होगा, कम से कम होगा। मतलब डेल्टा एच अगर मिनिमम है, मतलब कम से कम है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। क्योंकि आपको पता है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं दे आर स्पॉन्टेनियस, राइट। सो द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप ध्यान रखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्रांजिशन मेटल की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, राइट। द लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है द मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है ये भी हम आपको समझाएंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिए, द लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज द मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए ये आपको बता रहा है Mn2 पॉजिटिव टू M, और टाइटेनियम के लिए देखिए -1.63। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर मैं देखूंगा टाइटेनियम के केस में Ti2 पॉजिटिव टू Ti, ये जो चेंज है ये कितना है, ये चेंज है -1.63 वोल्ट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब है टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की टाइटेनियम में चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम होने का मतलब है ये चेंज नहीं होना चाहिएगा, क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इतना कम है। बट और हमने क्या कहा था, द मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल द मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है, अगर टाइटेनियम को आपने टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में चेंज करना है तो इस केस में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा +1.63 वोल्ट, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये टाइटेनियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है M2 पॉजिटिव, ये वेनेडियम के लिए दिया है। तो यहाँ आपको देखिए टाइटेनियम के केस में ये सबसे ज़्यादा है नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है टाइटेनियम का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब टाइटेनियम बहुत इजीली किस में चेंज हो जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है, और वो स्टेबल भी है। इस बात को आपने समझना है। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव टाइटेनियम में चेंज होने की टेंडेंसी नहीं है, ये क्या है, टाइटेनियम की टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में चेंज होने की टेंडेंसी को बता रहा है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा द मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल द मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहाँ पर 2 पॉजिटिव, राइट। ऐसे आप देखिए वेनेडियम भी, वेनेडियम 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है, यहाँ देखिए रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। ऐसे आप भी बाकी सब में आप देखेंगे जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो भी स्टेबल है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज होना भी आसान है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल आपको माइनस दिख रहा है, और ये तो ऑक्सीडेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि जो कॉपर है उसके केस में तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए Cu2 पॉजिटिव टू Cu, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, बाकी किसी में पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से Cu2 जो पॉजिटिव है वो Cu में बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा, बाकी में ऐसा नहीं था, राइट। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब Cu2 पॉजिटिव बड़ी आसानी से Cu में चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब है Cu2 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, राइट। और इसका मतलब है कि कॉपर को जब आप कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज करते हो तो ये
नहीं चेंज होता है या इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब कॉपर की कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज होने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए तो लिखा है कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव। और इसका क्या मतलब है, इट हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी टू चेंज इनटू Cu2 पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने क्या कहा, जो डेल्टा H है दैट इज द सम ऑफ डेल्टा H फॉर सब्लिमेशन, डेल्टा H फॉर आयनाइजेशन एंड डेल्टा H फॉर हाइड्रेशन, इन तीनों का सम है। इन दोनों में से जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो एक्सोथर्मिक है। मान लीजिए अगर ये 50 है, ये 50 है और ये -200 है, तो ओवरऑल ये 100 आएगा, मतलब प्रोसेस हो जाएगी, राइट। ये ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए तभी ये प्रोसेस होगा। अब कॉपर के केस में ऐसा क्या है, ये सारी वैल्यूज हर केस के लिए दी हुई हैं, ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉपर के केस में देखते हैं, तो कॉपर के केस में देखिए ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये दिखा रहा है सब्लिमेशन एंथैल्पी, राइट। तो ये है, सॉरी ये क्या है, सब्लिमेशन, डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है। ये जो दूसरा कॉलम है ये दिखा रहा है डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, डेल्टा IH1, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ दिखा रहा है डेल्टा IH2 सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये आपको दिखा रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। अब कॉपर के केस में आप देखेंगे कॉपर हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है, देखिए हमने कहा डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा HS प्लस डेल्टा HI प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी और ये कम नेगेटिव होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो ये इनको कंपनसेट कर देता है। तो मान लीजिए ये 100 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। और ये आ रहा है -50, राइट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 150। और अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता, जैसे 100 और -500 होता, तो आपको पता है ये कितना हो जाता, -300। तो इस केस में, कॉपर के केस में ये पॉजिटिव है, तो उसका कारण क्या है, इसके लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ये कंपैरेटिवली कम है। किसके कंपैरिजन में, कि इन सब को ये कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। और ये देखिए निकल के बराबर ही लगभग है, भले हम इसको निकल से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इन सब का सम से ये ज़्यादा होना चाहिए था, नेगेटिव तो है नहीं। आप ऐसे भी जोड़ के देख लीजिए, 1960 ये है, 745 ये है और 339 ये है, तो नहीं है। तो पहला कारण क्या है, लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये कम है तो ऑब्वियसली बात जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी। तो इसके कंपैरिजन में जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई, क्योंकि इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो वो इससे ज़्यादा आएगा, राइट। तो ये कारण है किसका, दैट कॉपर टू पॉजिटिव इज़ नॉट वेरी स्टेबल, कॉपर टू पॉजिटिव इज़ नॉट वेरी स्टेबल, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी कम हो रही है, सब्लिमेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट एंड सेकंड वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और चीज़ इसमें आती है, ऑल कॉपर टू हैलाइड्स आर नोन, ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फिर भी जो बाकी जो एग्जिस्ट करता है, कॉपर टू पॉजिटिव स्टेबल नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करता है, जैसे CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, CuBr2 एग्जिस्ट करता है, राइट। क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट आयोडाइड, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। बोला क्यों नहीं करता है, क्योंकि CuI2 में जो I नेगेटिव है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। I नेगेटिव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो क्या करता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देता है Cu2I2 प्लस I2, और यहाँ आप देखेंगे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है।
तो +2 से +1 में चेंज हो गया, तो रिडक्शन हो गया। किसने रिडक्शन किया? I नेगेटिव ने। तो I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बाकी के कंपैरिजन में, राइट। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो Cu2 पॉजिटिव है उसने किसको ऑक्सीडाइज कर दिया? I नेगेटिव को I2 में। तो I नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ है 0। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये किसकी वजह से हुआ है? I नेगेटिव की वजह से, राइट। जो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। Cl नेगेटिव नहीं देगा, Br नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की डी ब्लॉक एलिमेंट की। इसके बाद देखते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है भाई? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। और एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो MO टाइप के, M2O3 टाइप के, MO2, M2O5, MO3, राइट। जो ये ऑक्साइड हैं, ये हमें पहले से ही पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की है तो ऑक्साइड होते हैं आयनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की है तो होते हैं कोवलेंट। ये आपको ध्यान है फ्रॉम द फजेंस रूल क्लास 11, राइट। इसके बाद द मेटल इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, वाइल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एंड इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं इन ग्रुप 15 या बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एसिडिक, ठीक है, सॉरी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एसिडिक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बेसिक। वैसे भी जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मान लीजिए MnO, तो यहाँ तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। बट अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे Mn2O7 अगर है तो यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 7। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वहाँ कैसे बनेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेंगे। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर और हायर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, ऐसे हम समझ सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देख लीजिए। MnO +2, Mn2O3 +3, Mn3O4 +8/3, MnO2 +4, Mn2O7 +7। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ जाने में जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। एक तो बात ये है, साथ साथ में क्या होगा? जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो बढ़ेगा, या बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं MnO और Mn2O3 जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं 2 और 3 वो बेसिक हैं, जो Mn2O7 है वो एसिडिक है, और बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं दे आर एम्फोटेरिक। तो बहुत कॉमन सी बात है। इसके बाद एक और चीज़ देखने वाली है, ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन फ्लोरीन, राइट। ऐसा क्यों? देखिए हमने कहा मैंगनीज का जो हाईएस्ट कंपाउंड है वो है Mn2O7, मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड है MnF7 नहीं है, जबकि एक्सपेक्टेड क्या था? MnF7, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करने के लिए आपको जो एलिमेंट चाहिए वो भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चाहिए। सो जो दो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए MnF7 नहीं बनता है, Mn2O7 ही बनता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन फ्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट फ्लोराइड इज MnF4, Mn7 नहीं है, MnF7 नहीं है, while the highest oxidation state of Mn is Mn2O7। तो ऐसा क्यों है? This is because the ability of oxygen to form multiple bond with the atom। तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। मल्टीपल का बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, जबकि फ्लोरीन तो केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है,
मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये एक कारण है। इसके बाद जो इस केस में डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो सेशन है 2020 और 21 उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपाउंड हैं ये आपके सिलेबस में इस टाइम में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ 2021 टू 22। तो ये जो कंपाउंड हैं और इनकी प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, राइट। तो हम इनको स्किप कर दे रहे हैं। बेसिकली दो कंपाउंड थे आपके, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। इनकी प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में थी पिछले साल तक, बट इस सेशन में इंक्लूड नहीं की गई हैं। तो नहीं की गई हैं तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो जितना भी सिलेबस में आपके पास था इस समय डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो मैं पूरा कर चुका हूँ 2 सीरीज़ में, राइट, 2 पार्ट में। तो अगले वाले में हम शुरू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।